नई दिल्ली, भारत। दुर्घटना के बाद एक व्यवसायी ने बेहोश होने का नाटक किया और जो कुछ उसने अपनी नौकरानी से सुना उसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। दुर्घटना के बाद अर्जुन मेहरा होश में आ गए, लेकिन उन्होंने बेहोश होने का नाटक करना जारी रखा। अपने आलीशान घर में अपने बिस्तर पर लेटे हुए वह पूरी तरह से शांत रहे, अपने आसपास की हर चीज को देखते हुए। उनकी पत्नी रिया बिना किसी सच्ची भावना के कमरे के अंदर बाहर आती जाती रही। वह फोन पर प्यार भरे अंदाज में बात करती, धीरे धीरे हंसती, दरवाजे पर रोते हुए बच्चों को नजरअंदाजा करती। अर्जुन नाटक कर रहे थे, लेकिन हर शब्द सुन रहे थे जब तक कि नौकरानी सीता अंदर नहीं आई। दूसरों के विपरीत उसने ध्यान से उसका कंबल ठीक किया, उसका माथा पोंछा और समर्थन के शब्द फुसफुसाए। लेकिन उस दिन सीता रोते हुए अंदर आई, अर्जुन का हाथ पकड़कर फोन का जवाब दिया। उसने फोन पर जो कहा उससे अर्जुन पूरी तरह से हिल गए और सब कुछ बदल गया। अर्जुन मेहरा के सीने में दर्द असहनीय था। टक्कर के दौरान उनकी लैंड रोवर का स्टीयरिंग व्हील उनकी छाती से टकरा गया था। कांच टूट गया, धातु मुड़ गई, ईंधन की गंध खून में मिल गई। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। वह करोड़ों रुपये के गबन के बारे में अपने बिजनेस पार्टनर विक्रम से निपटने के लिए दफ्तर जा रहे थे। वह कभी नहीं पहुंचे। दूर से सायरन की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन को अपने शरीर का भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उनका दिमाग साफ था। पैरामेडिक्स तकनीकी आदेश चिल्ला रहे थे, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, हड़बड़ी, अस्पताल। जब आखिरकार उन्होंने आपातकालीन इकाई में अपनी आंखें खोलीं, तो सफेद रोशनी उनकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। डॉक्टर उनके चारों ओर व्यस्त थे, सुई, आईवी, बीप करती मशीनें। फिर अर्जुन ने पर्दे के पीछे से आवाजें सुनी। दो नर्सें फॉर्म भरते हुए बात कर रही थीं। उनकी पत्नी ने फोन किया था, हाँ, लेकिन यह भी नहीं पूछा कि वह कैसे हैं। बस उनकी गंभीर स्थिति में दिलचस्पी थी। क्या कोई जीवन बीमा है? ऐसी बातें सच में कितनी ठंडी है ना? उनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और वह पहले से ही विरासत के बारे में सोच रही है। अर्जुन को अपनी पीठ में एक ठंडक महसूस हुई जिसका चोटों से कोई लेना देना नहीं था। रिया से उनकी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। वह महिला जिसने उनके लगातार मनाने और परिवार के दबाव के बाद उनसे शादी करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, यह कहते हुए कि उनके बच्चों को एक मां की जरूरत है। उनके छोटे बच्चे 6 साल की प्रिया और 4 साल का रोहन। उन्होंने अपनी पहली पत्नी राधा को 3 साल पहले खो दिया था। एक तेजी से फैलने वाले कैंसर से। दर्द विनाशकारी था। वह खो गए थे, दुहक में डूबे हुए, बच्चों की ठीक से देखभाल करने में असमर्थ थे। परिवार ने दबाव डाला, तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से बनानी होगी अर्जुन, बच्चों को एक मां की जरूरत है। रिया एक कंपनी के कार्यक्रम में दिखाई दी, सुंदर, सुरुचिपूर्ण, मजेदार। उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। उसने सच्ची दिलचस्पी दिखाई, या कम से अर्जुन ने ऐसा सोचा। 8 महीने बाद एक साधारण शादी। उन्होंने सोचा कि वह सही काम कर रहे हैं, लेकिन अब उस स्ट्रेचर पर लेटे हुए उन नर्सों को सुनते हुए एक भयानक संदेह उनके अंदर बढ़ने लगा। डॉक्टर परिणामों के साथ अंदर आए। हल्की मस्तिष्क की चोट, टूटी पसलियां, कुछ भी घातक नहीं, लेकिन पूरी तरह से आराम की सलाह दी गई। अर्जुन को 2 दिनों में घर पर ठीक होने के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, खतरनाक, जोखिम भरा, लेकिन जरूरी। क्या होगा अगर वह अपनी हालत को वास्तविकता से बदतर होने का नाटक करें? क्या होगा अगर वह घर लौटने पर अर्धचेतन होने का नाटक करें? वह देख सकते थे, सुन सकते थे, रिया के बारे में, विक्रम के बारे में, अपने आसपास के सभी लोगों के बारे में सच्चाई जान सकते थे। अर्जुन ने अपने 15 साल के निजी डॉक्टर डॉ शर्मा को बुलाया, जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा करते थे। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए, एक ऐसी मदद जो पागलपन लगेगी। उन्होंने अपनी योजना समझाई। डॉ शर्मा झिझके, लेकिन अर्जुन ने जोर दिया और मेडिकल स्टाफ की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। हर कोई कहेगा कि अर्जुन की हालत गंभीर है, होश में है लेकिन कमजोर है, सामान्य रूप से संवाद करने में असमर्थ है। 2 दिन बाद अर्जुन घर लौट आए। मुंबई का आलीशान घर वैसा ही लग रहा था, लेकिन वह सब कुछ अलग नजरों से देख रहे थे। एक निजी एम्बुलेंस प्रवेश द्वार पर रुकी। पैरामेडिक्स उन्हें दूसरी मंजिल के कमरे में ले गए। रिया लिविंग रूम में फोन पर थी, उन्हें बधाई देने के लिए उठी भी नहीं। अर्जुन को बड़े बिस्तर पर लेटा दिया गया, पर्दे बंद कर दिए गए। एक भारी चुप्पी।
वह अपनी आधी बंद आंखों से गतिहीन रहे, अपने चेहरे की हर मांसपेशी को नियंत्रित करते हुए। अब बस इंतजार करना, देखना और यह पता लगाना था कि वास्तव में उनकी परवाह कौन करता है। सच्चाई सामने आने के लिए तैयार थी, एक साले परवाह कौन करता है, और यह क्रूर होने वाली थी। अर्जुन गतिहीन रहे। बिस्तर आरामदायक था, लेकिन हर नियंत्रित सांस के लिए पूरी एकाग्रता की आवश्यकता थी। उन्हें कमजोर, अनुपस्थित, लगभग एक वनस्पति अवस्था में दिखना था। आधी बंद आंखों ने धुंधली हरकतों को पकड़ा। उनके कान अधिकतम सतर्कता पर थे। रिया उनके आने के बाद पहली बार कमरे में दाखिल हुई। लकड़ी के फर्श पर उसकी ऊंची एड़ी के जूते एक तेज लय के साथ टिक टिक कर रहे। कोई मीठा शब्द नहीं, कोई कोमल स्पर्श नहीं। वह बस बिस्तर के पायदान पर रुकी, अर्जुन को कुछ सेकंड के लिए देखा और अधीरता से आह भरी। उसका फोन बजा। रिया ने तुरंत जवाब दिया, अपने पति से मुंह फेर लिया। हेलो प्रिय। उसकी आवाज अलग लग रही थी, नरम, अंतरंग, कोमलता से भरी हुई, जिसे अर्जुन ने कभी अपनी ओर निर्देशित नहीं सुना था। प्रिय, शांत हो जाओ विक्रम, सब कुछ नियंत्रण में है। वह खिड़की की ओर चली गई। धीरे धीरे बात कर रही थी, लेकिन इतनी धीरे नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि वह कुछ हफ्तों तक, शायद हमेशा के लिए इसी हालत में रहेगा। विक्रम, उनका बिजनेस पार्टनर, उनका कथित दोस्त। मुझे पता है, लेकिन इसके बारे में सोचो। 10 करोड़ का जीवन बीमा, 10 करोड़ विक्रम, और अगर वह पूरी तरह से ठीक नहीं होता है तो हमें हर चीज पर नियंत्रण मिल जाता है। कंपनी, खाते, यह घर। अर्जुन का पेट उलट गया। हर शब्द चाकू का वार था। उन्हें कभी शक नहीं हुआ था, कभी शक नहीं हुआ। रिया हंसी, एक ठंडी, गणनात्मक हंसी। यह बेवकूफ उन बच्चों के लिए, एक मां के लिए इतना बेताब था कि वह हर चीज के लिए सहमत हो गया। 8 महीने विक्रम, 8 महीने मैंने उन कष्टप्रद बच्चों की परवाह करने का नाटक किया। बच्चे, प्रिय, रोहन, उनके बच्चे। आराम करो प्रिय, जल्द ही हम आजाद हो जाएंगे। हम जहां चाहें वहां जाएंगे। सिंगापुर, दुबई, जहां भी तुमने सपना देखा है, बिना बोझ के, बिना बंधन के, बिना। उसने बिस्तर पर अर्जुन को देखा। उसके बिना फोन समाप्त हो गया। रिया ने अपना फोन रखा और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा एक सूखे क्लिक के साथ बंद हो गया। अर्जुन को हिलने डुलने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत की जरूरत थी। गुस्सा उनकी नसों में जल रहा था, नफरत, निराशा, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उन्होंने अपने बच्चों को इस औरत के हाथों में सौंप दिया था। कुछ घंटे बीत गए। घर शांत था, जब तक कि गलियारे से बच्चों की आवाजें नहीं गूंजने लगीं। रिया मां, क्या मैं पिताजी को देख सकती हूं? यह प्रिया की पतली, उम्मीद भरी आवाज थी। मैं भी देखना चाहता हूं, रोहन ने आंसुओं के साथ जोड़ा। नहीं, वह सो रहे हैं। रिया की आवाज तेज और चिड़चिड़ी थी। लेकिन हम बस उन्हें चूमना चाहते हैं। मैंने कहा, नहीं, क्या तुम लोग हिंदी नहीं समझते? अपने कमरे में खेलने जाओ और मुझे परेशान मत करो। अर्जुन ने छोटे छोटे कदमों को दूर जाते हुए सुना। दबी हुई सिसकियां। उनके बच्चे पीड़ित थे और वह कुछ नहीं कर सकते थे। अभी नहीं। रात हो गई। कोई और कमरे में नहीं आया। अर्जुन अपने जहरीले विचारों के साथ अकेले रह गए। रिया और विक्रम इंतजार कर रहे थे, शायद उम्मीद कर रहे थे कि वह कभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आएंगे। लेकिन फिर जब सूरज क्षितिज पर डूबा तो दरवाजा फिर से खुला। इस बार आवाज अलग थी, हल्के, सावधान कदम। कोई कुछ लेकर अंदर आया। यह सीता थी, नौकरानी। वह पानी और दवाओं के साथ एक ट्रे लेकर आई थी। बिस्तर के पास सावधानी से आई, जैसे कि उन्हें जगाने से डर रही हो। अर्जुन साहब, वह कांपती आवाज में फुसफुसाई, मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं यहां हूं। उसने ट्रे को बेड साइड टेबल पर रखा, एक मां की तरह प्यार से कंबल ठीक किया और धीरे से उसका माथा पोंछा। बच्चों को आपकी जरूरत है साहब, कृपया लड़ें, उनके लिए वापस आएं। एक आंसू। अर्जुन को एहसास हुआ कि सीता रो रही है और दुर्घटना के बाद पहली बार वह खुद रोना चाहते थे। अगले कुछ दिनों ने एक दर्दनाक पैटर्न का खुलासा किया। रिया कमरे में लगभग कभी नहीं दिखाई दी। जब वह आती थी तो केवल संदिग्ध फोन कॉलों का जवाब देने या यह जांचने के लिए कि क्या अर्जुन अभी भी बेहोश हैं। कोई कोमलता नहीं, कोई सच्ची चिंता नहीं, बस उसकी आंखों में ठंडी गणना। लेकिन सीता अलग थी, बहुत अलग।
हर सुबह वह ठीक 7 बजे कमरे में दाखिल होती, धीरे धीरे पर्दे खोलती, रोशनी को धीरे से अंदर आने देती, ताजी कॉफी लाती, यह जानते हुए भी कि अर्जुन खुद नहीं पी सकते। वह कमरे को सावधानी से बिना आवाज किए साफ करती, कमरे का सम्मान करती जैसे कि वह पवित्र हो। सुप्रभात अर्जुन साहब, वह हमेशा मीठी आवाज में कहती। आज आसमान बहुत सुंदर है, आपको इसे देखना पसंद आता। सीता 34 साल की थी, चिंता की झुर्रियों से चिह्नित एक कोमल चेहरा, कड़ी मेहनत से खुरदुरे हाथ। वह इस आलीशान घर में 3 साल से काम कर रही थी। रिया के आने से पहले ही अर्जुन को उसे धुंधला धुंधला याद था। हमेशा चुप, हमेशा कुशल, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब इस बिस्तर पर गतिहीन उसने सब कुछ देखा, हर हरकत, हर विवरण। सीता ने सावधानी से तकिया ठीक किया, चादर सीधी की, एक गीले कपड़े से उसका चेहरा अनंत कोमलता से पोंछा। यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह सच्ची देखभाल थी। आप एक अच्छे इंसान हैं, उसने दवाएं व्यवस्थित करते हुए फुसफुसाया। हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे, हमेशा समय पर भुगतान किया, हमेशा प्रवाह की पाठ कर रहा है, कभी चिल्लाया नहीं, हमेशा हमारे साथ सम्मान से पेश आए। बहुत से मालिक ऐसे नहीं होते। अर्जुन ने अपने सीने में कुछ घुटन महसूस की। कृतज्ञता, स्वीकारोक्ति, इस बात का शर्म कि उन्होंने पहले कभी इसकी सराहना नहीं की। लेकिन जिसने वास्तव में उनके दिल को छुआ वह था प्रिया और रोहन के प्रति सीता का रवैया। बच्चे उसे खोजने लगे थे। रिया उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करती थी, अपने दफ्तर में बंद रहती या उन बैठकों में जाती जिन्हें अर्जुन अब जानते थे कि विक्रम के साथ डेट हैं। छोटे बच्चे अकेले रह गए थे, डरे हुए, यह नहीं समझ पा रहे थे कि पिताजी क्यों नहीं उठ रहे हैं। सीता ने उन्हें अपनाया। सीता दीदी, क्या पिताजी ठीक हो जाएंगे? प्रिया ने एक दोपहर पूछा, कमरे में उसका पीछा करते हुए। बेशक बेटा, तुम्हारे पिताजी मजबूत हैं, उन्हें बस समय चाहिए। क्या मैं उनके साथ यहां रह सकती हूं? हां, यहां आओ, दीदी के बगल में बैठो। सीता ने प्रिया और रोहन को बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बिठाया। बच्चों ने अपने पिता को बड़ी डरी हुई आंखों से देखा। उनसे बात करो, सीता ने प्रोत्साहित किया। जब वह सोते हैं तब भी वह तुम्हें सुनते हैं। तुम्हारा प्यार उनकी मदद करता है। हेलो पिताजी, प्रिया ने शर्माते हुए शुरू किया। मुझे गणित में अच्छे अंक मिले। शिक्षिका ने कहा कि पिताजी को जरूर गर्व होगा। मैंने आपका चित्र बनाया है पिताजी। रोहन ने रेखाओं से बने एक व्यक्ति का एक मुड़ा हुआ कागज दिखाया। देखो, यह पिताजी मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन उन्हें गले लगाना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे कि वह यहां हैं, कि वह सब कुछ सुन रहे हैं, कि वह उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन वह गतिहीन रहे। आंसू उनकी बंद पलकों के पीछे जल रहे थे। सीता ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे, बच्चों को देखते हुए। पिताजी को आराम करने दो, उसने धीरे से कहा। कैसा रहेगा अगर दीदी तुम्हारे लिए अंडे के साथ तुम्हारी पसंदीदा मैगी बना दे? हाँ। बच्चे बेहतर मूड में बाहर चले गए। सीता एक पल के लिए रुकी, अर्जुन का हाथ लिया और धीरे से दबाया। मैं उनकी देखभाल करूंगी अर्जुन साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको जरूरत होगी मैं उनकी देखभाल करूंगी। वो बाहर चली गई, दरवाजा सावधानी से बंद कर दिया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, खुद को एक पल की कमजोरी की अनुमति दी। आंसू उनके चेहरे पर बह निकले। सीता वह देवदूत थी जिसके बारे में वह नहीं जानते थे, और उनके बच्चे उससे उतना प्यार करते थे जितना वे रिया से कभी महसूस नहीं करेंगे। सच्चाई और भी स्पष्ट होती जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी आना बाकी था। नियमितता जारी रही। अर्जुन नाटक करते रहे, देखते रहे, अपने जीवन के नाटक के हर विवरण को आत्मसात करते रहे। रिया सुबह जल्दी जाने लगी और देर रात घर आने लगी। अलग अलग परफ्यूम, फोन पर हंसी, पूरी तरह से निर्भीकता। सीता इसके विपरीत सुबह जल्दी आती और बच्चों के सो जाने के बाद ही जाती। खाना बनाना, सफाई करना, खेलना, दिलासा देना। वह मां थी बिना मां हुए। वह तब मौजूद थी जब बाकी सब जहाज छोड़ चुके थे। उस गुरुवार अर्जुन ने सीता को सामान्य से जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए सुना। सुबह 6:30 बजे असामान्य रूप से तेज कदम। वह कमरे में दाखिल हुई, हाँफ रही थी जैसे कि दौड़कर आई हो। माफ कीजिए अर्जुन साहब, वह फुसफुसाई। हालांकि जानती थी कि वह सुन नहीं सकते। मुझे आज जल्दी आना पड़ा, एक जरूरी काम निपटाना है।
उसने जल्दी से कमरा साफ करना शुरू कर दिया। घबराई हुई, कंबल तह करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दवा की एक बोतल गिरा दी, धीरे से गाली दी, कुछ ऐसा जो अर्जुन ने उससे कभी नहीं सुना था। माफ कीजिए, उसने बोतल को फर्श से उठाते हुए दोहराया। मैं आज ठीक से सोच नहीं पा रही हूं। सीता बिस्तर के बगल में कुर्सी पर बैठ गई, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे कांप रहे थे, वह रो रही थी। यह दबी हुई सिसकी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की गहरी सिसकी थी जो एक असंभव बोझ उठा रहा था। उसका फोन बजा। उसने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा, एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हेलो। हाँ, मैं ही हूं। अर्जुन ने दूसरी तरफ से औपचारिक लहजे को पहचाना। एक पेशेवर आदमी की आवाज। हाँ, डॉ अनीसा। हाँ, मैं सुन रही हूं। सीता की आवाज कांप रही थी। एक विराम। अर्जुन ने उसका चेहरा टूटते हुए देखा। 3 महीने। उसकी आवाज घुट गई। सिर्फ 3 महीने। एक चुप्पी। सीता उठी, खिड़की की ओर चली गई, निराशा को रोकने की कोशिश में अपने मुंह पर हाथ रखा। लेकिन इलाज है ना? उसे बचाया जा सकता है। आंसू आजादी से बह रहे थे। 2,80,000 रुपये। सीता लगभग चिल्लाई, फिर अपनी आवाज धीमी कर ली, यह याद करते हुए कि वह कहां है। डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं एक नौकरानी हूं। मुझे महीने में सिर्फ 30 शून्य मिलते हैं। मैं कैसे कर सकती हूं? वह फर्श पर घुटनों के बल गिर गई, फोन को कसकर पकड़ लिया। मेरी बेटी सिर्फ 7 साल की है। 7 साल? डॉक्टर, वह नहीं कर सकती। वह मर नहीं सकती। निराशा वास्तविक थी। क्या कोई सस्ता तरीका नहीं है? सरकारी योजनाओं के माध्यम से। शायद दूसरी तरफ डॉक्टर बात कर रहे थे। सीता ने वास्तविकता को नकारते हुए अपना सिर हिलाया। सरकारी योजनाओं की कतार, 2 साल का इंतजार। उसने एक मरी हुई आवाज में दोहराया, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। अर्जुन ने हर शब्द को पेट में एक मुक्के की तरह महसूस किया। निशा कुमारी, उन्हें वह लड़की धुंधली धुंधली याद थी। एक बार जब सीता की गाड़ी खराब हो गई थी तो वह अपनी मां को लेने आई थी। चौड़ी मुस्कान, चमकती आंखें, घिसी पिटी लेकिन साफ स्कूल यूनिफॉर्म। कैंसर, जीने के लिए 3 महीने, इलाज के लिए 2,80,000 रुपये। धन्यवाद डॉक्टर, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। सीता ने फोन काट दिया। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठी रही, खुद को गले लगाए आगे पीछे झूलती रही। फिर अर्जुन के बिस्तर की ओर रेंग गई। हताशा में उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन साहब, वह सिसकी, अगर आप मुझे सुन सकते, अगर आप होश में होते, मुझे पता है कि आप मदद करते। आप हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे, हमेशा निष्पक्ष। उसने उसका हाथ कसकर दबाया। लेकिन मैं नहीं मांग सकती। मांगना अनुचित है। आप खुद पीड़ित हैं। सीता उठी, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना चेहरा पोंछा, एक गहरी सांस ली, खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस तरह बिखरने के लिए माफ कीजिए। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। हमेशा एक रास्ता होता है। वह कमरे से बाहर चली गई, अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। आंसू उनके गतिहीन चेहरे पर बह रहे थे, जबकि रिया अरबों चुराने की योजना बना रही थी। सीता अपनी बेटी को बचाने के लिए टुकड़ों की भीख मांग रही थी। उस पल अर्जुन मेहरा को ठीक ठीक पता था कि उन्हें क्या करना है। वह उस दृश्य को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते थे। सीता घुटनों के बल अपनी बेटी को बचाने का मौका मांगने के लिए फोन पर गिड़गिड़ा रही थी। 2,80,000 रुपये। उसके लिए यह एक मामूली रकम थी। सीता के लिए यह असंभव था, लेकिन वह अभी अपने धोखे का खुलासा नहीं कर सकते थे। रिया और विक्रम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने से पहले नहीं, रणनीतिक होना पड़ा, गणनात्मक, धैर्यवान। अगले कुछ दिन शुद्ध पीड़ा थे। सीता सूजी हुई आंखों से आती थी, प्रिया और रोहन को देखकर मुस्कुराने का नाटक करती थी। लेकिन अर्जुन ने छिपे हुए दर्द को देखा। वह ऑटो पायलट पर काम कर रही थी। उसका दिमाग साफ तौर पर कहीं और था। लंच ब्रेक के दौरान अस्पताल फोन करना, समय सीमा पर बातचीत करना, छूट की भीख मांगना, बार बार मना किया जाना। एक दोपहर अर्जुन ने सीता को गलियारे में किसी से बात करते हुए सुना। माँ, मैंने वह सब कुछ बेच दिया है जो मैं बेच सकती थी। टेलीविजन, नया फ्रिज, दादी के गहने। 25 शून्य जमा हुए हैं। अभी भी 2,55,000 कम है। एक विराम। नहीं माँ, मैं सूदखोरों से उधार नहीं लूंगी। मुझे पता है कि वे उन लोगों के साथ क्या करते हैं जो भुगतान नहीं कर सकते। वह सब कुछ बेच रही थी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी,
अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच रिया ब्रांडेड कपड़ों पर लाखों खर्च कर रही थी। अर्जुन ने गुच्ची, प्रादा, लुई वितों से आने वाले पैकेजों को देखा। वह अब इसे छिपा भी नहीं रही थी। एक सुबह रिया फोन पर बात करते हुए उनके कमरे में दाखिल हुई। विक्रम, शांत हो जाओ। हाँ, मुझे पता है कि कंपनी अस्थिर है, लेकिन जल्द ही हमें उसके खातों तक पूरी पहुंच मिल जाएगी। उसने घृणा से अर्जुन को देखा। यह सब्जी कुछ भी हस्ताक्षर नहीं कर सकती, लेकिन जब वह आधिकारिक रूप से मर जाएगा या जब हम उसे कानूनी रूप से अक्षम घोषित कर देंगे तो सब कुछ हमारा होगा। अर्जुन ने कंबल के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नियंत्रण, उसे नियंत्रण की जरूरत थी। वकील का कहना है कि सही मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ हमें 3 हफ्तों में पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगी। 3 हफ्ते? प्रिय, धैर्य रखो। वह हंसी। उसके बाद हम कहीं दूर गायब हो जाएंगे। इस घर को छोड़ देंगे, इन कष्टप्रद बच्चों को। सब कुछ हमारे पीछे होगा। फोन समाप्त हो गया। रिया ने अपना फोन चेक किया, मुस्कुराते हुए एक सेल्फी ली और अपने पति पर एक नजर डाले बिना बाहर चली गई। अर्जुन ने 5 मिनट इंतजार किया, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह से खोलीं, अपनी उंगलियां हिलाईं, अपनी मांसपेशियों की जांच की। वह कमजोर थे लेकिन काम कर रहे थे। दुर्घटना गंभीर थी लेकिन लकवाग्रस्त करने वाली नहीं। विश्वासघात ने उन्हें चोट से ज्यादा कमजोर कर दिया था। उन्हें मदद की जरूरत थी, भरोसे की। उन्होंने रात तक इंतजार किया। जब सीता दिन की आखिरी जांच के लिए आई तो अर्जुन ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। वह तकिया ठीक कर रही थी जब उन्होंने दिनों से इस्तेमाल न होने के कारण कर्कश आवाज में फुसफुसाया, सीता। वह जम गई, धीरे धीरे चौड़ी आंखों से मुड़ी। अर्जुन साहब, चिल्लाओ मत, कृपया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। सीता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू तुरंत बह निकले। आप होश में हैं, लेकिन कैसे? मैं नाटक कर रहा था। जब से मैं अस्पताल से लौटा हूं, अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से कहा। सीता उसकी मदद करने के लिए भागी। मुझे यह पता लगाने की जरूरत थी कि वास्तव में मेरी परवाह कौन करता है, और मुझे इसका जवाब मिल गया है। रिया, सीता फुसफुसाई, वह चोरी कर रही है, मुझे अक्षम घोषित करने की योजना बना रही है, या इससे भी बदतर, मेरे बिजनेस पार्टनर विक्रम के साथ। सीता ने अपना सिर हिलाया। पता नहीं क्या कहना है, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। निशा के बारे में, तुम्हारी बेटी, मैंने सब कुछ सुना, डॉक्टर का फोन, सब कुछ। सीता से सकने लगी, शर्म से अपना हाथ खींचने की कोशिश की। अर्जुन साहब, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। 2,80,000 रुपये कल तुम्हारे खाते में होंगे। उसने उसका हाथ दबाया। निशा का इलाज तुरंत शुरू होगा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तुमने मेरे बच्चों को बचाया, सीता। जब उनकी अपनी सौतेली मां ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, तब तुमने उनकी देखभाल की। मुझे तुम्हारी बेटी को बचाने दो। सीता उसके कंधे पर गिरकर रोने लगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अर्जुन ने इस महिला को गले लगाया जिसने बिना कुछ उम्मीद किए प्यार दिया। अब बस उन लोगों के साथ हिसाब चुकता करना था जो उससे सब कुछ लेना चाहते थे, और वह बदला बेरहम होगा। मार की कारी में ला कंडा की बो बदला करने के लिए। अर्जुन ने अगले 2 हफ्ते सबूत इकट्ठा करने में बिताए। उन्होंने एक निजी जासूस को काम पर रखा जिसने पूरे घर में छिपे हुए माइक्रोफोन और कैमरे लगाए। उन्होंने एक फॉरेंसिक ऑडिटर को काम पर रखा जिसने कंपनी की किताबों की गहराई से जांच की। रिया की हर बातचीत रिकॉर्ड की गई। विक्रम के हर संदिग्ध लेन देन का दस्तावेजीकरण किया गया। परिणाम विनाशकारी थे। विक्रम 8 महीने से पैसे निकाल रहा था। ठीक जब से रिया अर्जुन की जिंदगी में आई थी, विदेशी खाते, शेल कंपनियां, 40 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। रिया को हर चीज का आधा हिस्सा मिला। उसने उससे कभी प्यार नहीं किया था, कभी परिवार बनाना नहीं चाहा था। वह सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली थी। जबकि अर्जुन प्यार में पड़ गए, अकेलेपन और उम्मीद से अंधे हो गए। उन्होंने उसके साम्राज्य को लूट लिया। लेकिन अब अर्जुन के पास सब कुछ था। रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, बैंक ट्रांसफर, अकाट्य सबूत। इस बीच सीता ने निशा का इलाज शुरू किया। अर्जुन ने अपने धोखे को बनाए रखते हुए हर चीज का बारीकी से पालन किया। ऑन्कोलॉजिस्ट आशावादी थे, ठीक होने की वास्तविक संभावना। लड़की मजबूत थी और इस संचार में कुछ बदल गया। सीता, प्रिया और रोहन को अस्पताल में निशा से मिलाने ले गई। तीनों बच्चे अविभाज्य हो गए। निशा
कीमोथेरेपी से कमजोर होने के बावजूद अपने नए दोस्तों को देखकर मुस्कुराई। प्रिया चित्र लाती, रोहन अपने द्वारा बनाए गए मूर्खतापूर्ण गाने गाता। क्या वह बड़ी होने पर मेरी बहन बनेगी? प्रिया ने एक दोपहर सीता से पूछा। सीता जवाब नहीं दे सकी। अर्जुन ने दूर से सीता द्वारा भेजे गए वीडियो के माध्यम से उसे निशा की प्रगति दिखाने के लिए मासूमियत से अपने सीने में कुछ गहरा महसूस किया और वह दिन आ गया। अर्जुन ने डॉ शर्मा के साथ सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। सोमवार सुबह 10 बजे चमत्कारी जागरण का समय। रिया असाधारण रूप से घर पर थी, शायद इसलिए कि उसका वकील उस शाम पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेजों पर चर्चा करने के लिए आने वाला था। वह लिविंग रूम में विक्रम को फोन कर रही थी जब डॉ शर्मा नियमित जांच के लिए पहुंचे। मैं ऊपर मरीज की जांच करने जा रहा हूं, उन्होंने घोषणा की। रिया ने मुश्किल से नजर डाली। ठीक है। कमरे में डॉ शर्मा ने जांच करने का नाटक किया, फिर नीचे की मंजिल पर सुनाई देने के लिए काफी जोर से, हे भगवान, वह प्रतिक्रिया दे रहा है। अर्जुन साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अर्जुन ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, बिस्तर पर बैठ गए और दृढ़ता से कहा, हां डॉक्टर, मैं अच्छी तरह से सुन रहा हूं। नीचे हड़बड़ी की आवाज, सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ते हुए कदम। रिया पीले चेहरे के साथ अंदर घुसी। अर्जुन, तुम होश में हो? होश में। अर्जुन ने उसे पूरी तरह से ठंडक से देखा और मैंने सोते हुए नाटक करते हुए बहुत कुछ सुना। अर्जुन ने सही हो, उसके चेहरे से खून बह गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विक्रम, गबन, 10 करोड़ का जीवन बीमा, तुम्हारी फोन कॉल, हर शब्द। अर्जुन बिस्तर से उतरे, लड़खड़ाते हुए लेकिन दृढ़ संकल्प से भरे हुए। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझसे शादी की ताकि मुझे लूट सको। यह पागलपन है। तुम दुर्घटना के कारण भ्रमित हो। भ्रमित? अर्जुन ने दराज से एक टैबलेट निकाला, प्ले बटन दबाया। रिया की आवाज कमरे में गूंज उठी। वह होश में नहीं आएगा प्रिय, 10 करोड़ हमारे हैं। आखिरकार आजाद। वह पूरी तरह से पीली पड़ गई। मेरे पास सब कुछ रिकॉर्ड है, गबन, बैंक। इस बात का सबूत कि विक्रम ने मेरी कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी। निजी जांच ने पुष्टि की। अर्जुन आगे बढ़े। तुम लोग सिर्फ मुझे लूटना नहीं चाहते थे, तुम मुझे मारना चाहते थे। अर्जुन, मैं समझा सकती हूं। मेरे घर से अभी निकल जाओ। यह घर मेरा भी है। हमारी शादी हो चुकी है, उस प्रीन्यूप्शियल एग्रीमेंट के साथ जिस पर तुमने हस्ताक्षर किए थे। याद है? बेवफाई या अपराध के मामले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता। अर्जुन ने दरवाजा खोला। सुरक्षाकर्मी, 2 लोग अंदर आए। अर्जुन ने उन्हें पहले ही काम पर रख लिया था। इस महिला को बाहर निकालो, उसके पास अपना निजी सामान लेने के लिए 10 मिनट हैं। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं मुकदमा करूंगी, कोशिश करो, मेरे वकील को खुशी होगी। अर्जुन मुड़े। अलविदा रिया, वह चिल्लाते हुए सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर चली गई। उसी पल प्रिया और रोहन दरवाजे पर दिखाई दिए। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। पिताजी, प्रिया फुसफुसाई। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गए, अपनी बाहें खोलीं। बच्चे रोते हुए उनके पास भागे। पिताजी वापस आ गए हैं और वह कहीं नहीं जा रहे हैं। बच्चों के सिर के ऊपर अर्जुन ने गलियारे में सीता को देखा, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान। आखिरकार इतने सारे झटकों के बाद कुछ वास्तविक। अगले हफ्ते ठीक होने में बीते। अर्जुन ने विक्रम और रिया के खिलाफ हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के लिए आपराधिक आरोप दायर किए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सबूत अकाट्य थे। कंपनी का पूरा ऑडिट हुआ, वित्तीय छेद बंद कर दिए गए। एक नए भरोसेमंद साथी ने विक्रम की जगह ली। लेकिन सबसे जरूरी चीज अदालत और दफ्तर से दूर हुई। यह अस्पताल में हुई। अर्जुन ने सीता के साथ निशा के सभी परामर्शों में जाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने मना किया, यह कहते हुए कि वह पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन ने जोर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम मुझे अनुमति दो, और उसने अनुमति दी। कीमोथेरेपी सत्र कठिन थे। निशा अपनी मां की तरह बहादुर थी। हर सत्र का सामना 7 साल की लड़की के लिए प्रभावशाली शक्ति के साथ करती थी। अर्जुन, प्रिया और रोहन को अपने साथ लाते। तीनों बच्चे वेटिंग रूम में खेलते जबकि निशा को दवा मिलती। अर्जुन अंकल, निशा अब उन्हें बुलाती थी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो क्या मैं आपके घर आकर प्रिया और रोहन के साथ खेल सकती हूं? हाँ, जब भी तुम चाहो, और सीता दीदी भी। अर्जुन ने सीता को देखा, जिसने शर्म से अपनी आंखें फेर लीं। हमेशा धीरे धीरे उनके बीच कुछ सूक्ष्म बदलने लगा।
छोटी छोटी हरकतें, 1 सेकंड ज्यादा देर तक टिकने वाली नजरें, पानी का गिलास देते समय छूने वाले हाथ, बच्चों के सो जाने के बाद जारी रहने वाली बातचीत। अर्जुन को पता चला कि सीता 5 साल पहले विधवा हो गई थी। उसके पति की एक निर्माण स्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसने तब से निशा को अकेले पाला था। बिलों का भुगतान करने के लिए 3 घरों में काम करना, कभी शिकायत नहीं की, कभी पीड़ित होने का नाटक नहीं किया, बस काम किया, अपनी बेटी से प्यार किया और आगे बढ़ती रही। तुम सबसे मजबूत इंसान हो जिसे मैं जानता हूं, अर्जुन ने एक शाम कहा, निशा के जांच से बाहर आने का इंतजार करते हुए। मजबूत? सीता बिना किसी हास्य के हंसी। मैं हर दिन चुपके से रोती हूं। ताकत का मतलब कभी ना रोना नहीं है। यह तब होता है जब तुम रोते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। तुम यह हर दिन करती हो। उसने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मेरी बेटी को बचाया, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह प्यार में पड़ रहे हैं। शारीरिक सुंदरता के लिए नहीं, सुविधा या अकेलेपन के लिए नहीं, बल्कि सार के लिए, कोमल शक्ति के लिए, उस बिना शर्त प्यार के लिए जो सीता हर चीज पर बरसाती थी, जिसे वह छूती थी। महीने बीत गए, इलाज अच्छा चल रहा था। निशा अच्छी प्रतिक्रिया दे रही थी। उसके बाल फिर से उगने लगे थे, उसके चेहरे पर रंग लौट आया था और अर्जुन, सीता और तीनों बच्चों के बीच बना परिवार और भी स्वाभाविक हो गया। साथ में रात का खाना, पार्क में घूमना, फिल्म की रातें। प्रिया निशा को होमवर्क में मदद करती, रोहन गुड़िया साझा करता। सीता सबके लिए खाना बनाती, जबकि अर्जुन रसोई में मदद करते। तुम एक अंडा भी नहीं तल सकते, वह हंसती। इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, ताकि मैं भूख से न मरूं। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। अर्जुन, मैं अभी भी तुम्हारी नौकरानी हूं। यह सब सही नहीं है तो अब मेरी नौकरानी मत बनो। सीता हवा में चम्मच लिए जम गई। तुम अब मेरे लिए काम नहीं करती। अर्जुन पास आए। तुम यहां निशा के साथ एक परिवार के रूप में रहती हो, एक नौकरानी के रूप में नहीं। मैं दान स्वीकार नहीं कर सकती। यह दान नहीं है सीता। उसने उसके कंधे पकड़े। यह प्यार है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी अच्छाई से। जिस तरह से तुम मेरे बच्चों से प्यार करती हो, जैसे कि वे तुम्हारे अपने हो। जिस तरह से तुम मुझे याद दिलाती हो, खरी बात पर नहीं बाती हो, कि ईमानदारी से प्यार करने का क्या मतलब है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। लेकिन मैं तुम सिर्फ कुछ भी नहीं हो, तुम सब कुछ हो। अर्जुन ने सीता को पहली बार चूमा। कोमल, ईमानदार, वास्तविक। और उसने जवाब दिया। 6 महीने बाद ऑन्कोलॉजिस्ट ने अर्जुन और सीता को बात करने के लिए बुलाया। कॉल के गंभीर लहजे ने दोनों को तनाव में डाल दिया। सीता ने कमरे में इंतजार करते हुए अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जो भी हो, हम इसका सामना एक साथ करेंगे, अर्जुन ने फुसफुसाया। दरवाजा खुला। डॉ अनीसा हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आई। उनका चेहरा बंद था। बैठो। उन्होंने विश्लेषण के परिणाम खोले, उन्हें चुपचाप पढ़ा। सीता का दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। फिर डॉक्टर मुस्कुराई। पूरी तरह से ठीक। सीता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या? निशा ठीक हो गई है। कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया है। बेशक अगले 5 वर्षों तक निगरानी की आवश्यकता होगी, लेकिन सभी संकेतक सही हैं। तुम्हारी बेटी जीत गई। सीता फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगाया। उसके भी आंसू बह रहे थे। संघर्ष समाप्त हो गया था। निशा जिएगी, बढ़ेगी, उसका एक भविष्य होगा। भगवान का शुक्र है। सीता अपनी सिसकियों के बीच दोहराती रही। भगवान का शुक्र है। जब उन्होंने निशा को बताया तो लड़की अपनी कुर्सी से कूद गई और अपनी मां को एक ऐसी ताकत से गले लगाया जो कुछ महीने पहले इतने कमजोर किसी के लिए प्रभावशाली थी। मैं फिर से स्कूल जा सकती हूं मां, और हर दिन प्रिया और रोहन के साथ खेल सकती हूं। हां बेटा, तुम सब कुछ कर सकती हो। अर्जुन ने इस दृश्य को देखा। उनका दिल भर आया था। यह अब उनका परिवार था। खून या हस्ताक्षरित कागज के कारण नहीं, बल्कि पसंद के कारण, प्यार के कारण। उस रात तीनों बच्चों के सो जाने के बाद अर्जुन ने सीता को बगीचे में आमंत्रित किया। उन्होंने कुछ खास तैयार किया था। पेड़ों पर लटकी हुई बत्तियां, मोमबत्तियों के साथ एक छोटी सी मेज। कुछ भी भव्य नहीं, बस अंतरंग। यह क्या है? सीता ने आश्चर्य से पूछा। निशा के ठीक होने और हमारे जश्न का। उन्होंने रात का खाना खाया, सब कुछ और कुछ नहीं के बारे में बात की। भविष्य की योजनाएं, अतीत की यादें, बड़े होते बच्चे,
जीवन आखिरकार पटरी पर लौट आया था। फिर अर्जुन उठे, एक गहरी सांस ली, एक घुटने पर बैठ गए। सीता ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके बोलने से पहले ही रोने लगी। सीता, अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरे फर्श साफ किए, लेकिन असल में तुमने मेरी आत्मा को साफा किया। मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। सुविधा का प्यार नहीं, अकेलेपन का प्यार नहीं, बल्कि वह प्यार जो परवाह करता है, वह प्यार जो रहता है, वह प्यार जो बिना कुछ मांगे तूफान का सामना करता है। उसने डिब्बा खोला, एक साधारण और सुरुचिपूर्ण अंगूठी, ठीक उसकी शैली की। मेरे बच्चे तुमसे एक मां की तरह प्यार करते हैं। निशा ने मुझे एक पिता के रूप में स्वीकार किया है। हम पहले से ही दिल से एक परिवार हैं, लेकिन मैं इसे आधिकारिक बनाना चाहता हूं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। मुझसे शादी करोगी? मुझे अपनी बाकी की जिंदगी यह साबित करने दो कि तुम हर सेकंड की खुशी के लायक हो। सीता इतनी जोर से रो रही थी कि वह मुश्किल से बोल पा रही थी। अर्जुन, मैंने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी। अब इसकी कल्पना करो, मेरे साथ, हमारे तीनों बच्चों के साथ, हमने जो कुछ भी एक साथ बनाया है उसके साथ। हां, वह शब्द घुट गया। हां, मैं करूंगी। अर्जुन ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और उसे चूमा। वहां बगीचे की रोशनी के नीचे अतीत से घायल दो दिलों ने आखिरकार एक दूसरे में उपचार पाया। घर के अंदर से 3 छोटे चेहरे खिड़की से चिपके हुए थे। प्रिया, रोहन और निशा सब कुछ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या सीता दीदी हमारी असली मां बनेंगी? प्रिया ने पूछा। वह हमेशा से थीं। रोहन ने अपनी 7 साल की उम्र से ज्यादा समझदारी से जवाब दिया। और क्या अर्जुन अंकल मेरे पिताजी बनेंगे? निशा ने जोड़ा। वह भी हमेशा से थे। रोहन मुस्कुराया। बच्चे बगीचे में भागे, जोड़े को गले लगाया। हंसी, आंसू, शुद्ध प्यार हर जगह भर गया। लेकिन इस कहानी में अभी भी एक आखिरी आश्चर्य था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा जो यह साबित करेगा कि जब हम इसे अनुमति देते हैं तो सुखद अंत वास्तव में मौजूद होते हैं। और वह चीज सामने आने के लिए तैयार थी। शादी 6 महीने बाद आलीशान घर के बगीचे में एक अंतरंग विवाह समारोह में हुई। केवल करीबी रिश्तेदार और सच्चे दोस्त, कोई दिखावा नहीं, प्यार। सीता ने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी जिसे अर्जुन ने खुद चुना था। वह चमक रही थी। प्रिया और निशा ने अंगूठियां पकड़ी थीं। रोहन ने रास्ते में फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी, चौड़ी मुस्कान के साथ। जब पंडित ने पूछा कि क्या अर्जुन सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं। और जब उन्होंने सीता से पूछा तो उसने उनकी आंखों में देखा, आंसू बह निकले। मैं पूरे दिल से स्वीकार करती हूं। चुंबन ने न केवल एक शादी को सील कर दिया, बल्कि 2 परिवारों के मिलन को जो सबसे असाधारण तरीके से जुड़े थे। उत्सव हर्षित और हल्का था। बच्चे बगीचे में दौड़ रहे थे, दोस्त घुल मिल रहे थे। डॉ शर्मा, जिन्होंने अर्जुन के धोखे का राज रखा था, ने दूसरे मौकों के बारे में एक मार्मिक भाषण दिया। लेकिन सबसे खास पल तब आया जब अर्जुन ने घोषणा के लिए सबको बुलाया। मैं आप लोगों के साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने सीता का हाथ पकड़ा। जब मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था तो मैंने एक ऐसा सबक सीखा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने सीखा कि पैसा स्वार्थी लोगों को आकर्षित करता है। मैंने सीखा कि सच्चा प्यार मांगता नहीं है, प्यार सिर्फ देता है। मैंने सीखा कि परिवार खून के बारे में नहीं है, बल्कि पसंद के बारे में है। उन्होंने तीनों बच्चों, प्यारी आत्माओं को देखा और आज मैं इसे आधिकारिक बनाना चाहता हूं। अर्जुन ने अपनी जैकेट से 3 लिफाफे निकाले। निशा, मैंने गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर तुम्हारी मां और तुम अनुमति दो तो मैं कानूनी रूप से तुम्हारा पिता बनना चाहता हूं। निशा फूट फूट कर रोई और उसे गले लगाने के लिए भागी। मैं चाहती हूं अर्जुन अंकल, मैं बहुत चाहती हूं, तो मुझे अब अंकल मत बुलाओ, मुझे पिताजी बुलाओ। पिताजी। निशा ने शब्द आजमाया, आंसुओं के बीच मुस्कुराई। मेरे पिताजी। सीता रोई, तीनों बच्चों और अपने पति को गले लगाया। जिस परिवार का उसने कभी सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी, वह वास्तविक था। अगले महीने एक सुंदर अनुकूलन में बीत गए। आलीशान घर जो कभी ठंडा और खाली था, हंसी से भर गया। दीवारों पर चित्र जिन्हें अर्जुन हटाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, बिखरे हुए खिलौने, जीवंत बातचीत के साथ रात का खाना, रसोई की मेज पर होमवर्क। अर्जुन ने काम में भारी कटौती की, बच्चों को स्कूल से लाना शुरू कर दिया। पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन देखना, आंगन में फुटबॉल खेलना, एक वास्तव में उपस्थित पिता बनना।
सीता, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा की थी, अब उसकी सेवा की जा रही थी। अर्जुन ने जोर दिया कि वह आराम करे, आनंद ले। उन्होंने घरेलू मदद किराए पर ली। सीता पढ़ाई पर लौट आई। एक शिक्षक बनने के अपने पुराने सपने को साकार किया। शादी के 1 साल बाद पूरा परिवार एक तस्वीर के लिए बगीचे में इकट्ठा हुआ। फोटोग्राफर ने कैमरा सेट किया, सबको और करीब व्यवस्थित किया। ऐसे ही मुस्कुराओ। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सीता उसके बगल में, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर। प्रिया निशा का हाथ पकड़े हुए, रोहन अपनी मां की गोद में। एक आदर्श परिवार नहीं, पैचवर्क, अतीत की त्रासदियों के खंडहरों पर बना, लेकिन यह उनका था और यह वास्तविक था। प्यार कहो, फोटोग्राफर ने कहा। प्यार। वे सब एक साथ चिल्लाए और कैमरे के फ्लैश ने उस आदर्श पल को कैद कर लिया। उस रात बच्चों के सो जाने के बाद अर्जुन ने सीता को बरामदे में गले लगाया। धन्यवाद, वह फुसफुसाया। किस लिए? मुझे बचाने के लिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए, मुझे यह सिखाने के लिए कि सच्चा प्यार चिल्लाता नहीं है, प्यार बस रहता है। सीता ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। तुमने मुझे पहले बचाया, निराशा से, अकेलेपन से। अल्लाह ने तुम्हें मुझसे मिलाया या मुझे तुमसे मिलाया। वे वहां खड़े रहे, गले मिले, सितारों को देखते हुए। कभी कभी देवदूत नौकरानी की वर्दी पहनते हैं, कभी कभी प्यार उन जगहों पर छिपा होता है जहां हम कभी नहीं खोजते, और कभी कभी बेहोश होने का नाटक करना ठीक वही प्रकट करता है कि जब हम जागते हैं तो हमारे जीवन में कौन रहने के लायक है। 5 साल बाद मुंबई का आलीशान घर अब वैसा नहीं था। ठंडी सफेद दीवारें अब बच्चों द्वारा बनाए गए रंगीन चित्रों से सजी थीं। जो बगीचा कभी अछूता था, उसमें अब एक पेड़ से लटका हुआ झूला और एक गुड़िया घर था जिसे अर्जुन ने अपने हाथों से बनाया था। टेढ़ा लेकिन प्यार से भरा। प्रिया 11 साल की, स्कूल की फुटबॉल टीम की स्टार। 9 साल की उम्र में रोहन ने पारंपरिक नृत्य के प्रति जुनून पाया और हर रविवार को अपनी मां के नाखून पेंट करती। 12 साल की निशा तीनों में सबसे ज्यादा मेहनती थी। अपने जैसे दूसरे बच्चों को ठीक करने के लिए डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। सीता ने अपनी शिक्षा की डिग्री प्राप्त की और अब एक सरकारी स्कूल में काम करती थी। कम आय वाले परिवारों के बच्चों को पढ़ाती थी। अर्जुन ने अपनी पहली पत्नी राधा के नाम पर बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए एक छात्रवृत्ति फाउंडेशन की स्थापना की। दर्जनों बच्चों को बचाया जा चुका था। उस शनिवार की सुबह पूरा परिवार रसोई में था। अर्जुन मीठा पराठा बनाने की कोशिश कर रहे थे, आधा जला दिया। सीता हंसी, उनकी गलतियां सुधार रही थी। तीनों बच्चे इस बात पर बहस कर रहे थे कि आज रात कौन सी फिल्म देखनी है। मुझे एक्शन फिल्म चाहिए, प्रिया ने जोर दिया। मुझे राजकुमारियों के बारे में चाहिए, रोहन ने विरोध किया। कॉमेडी कैसी रहेगी, निशा ने सुझाव दिया। हमेशा राजनयिक। दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन खोलने गए, अभी भी आटे से सना हुआ एप्रन पहने हुए थे। यह डॉ शर्मा थे, जो अब परिवार के करीबी दोस्त थे। कॉफी के लिए केक लेकर आए थे। मैंने सोचा कि मैं रुक जाऊं, वह मुस्कुराए। चॉकलेट केक लाओ, शर्मा अंकल। बच्चे उन्हें गले लगाने के लिए भागे। वे सब बरामदे में इकट्ठा हो गए। कॉफी पूरी सुबह चली। हर चीज के बारे में बातचीत, छुट्टियों की योजनाएं। प्रिया कैंपिंग करना चाहती थी। रोहन ने डिज्नीलैंड का सपना देखा। निशा ने समुद्र देखने के लिए गोवा जाने के लिए कहा। एक बिंदु पर सीता ने चारों ओर देखा। उसका पति प्रिया के एक मूर्खतापूर्ण मजाक पर हंस रहा था। रोहन डॉ शर्मा को नृत्य की चालें दिखा रही थी। निशा कॉफी परोसने में मदद कर रही थी। यह एक साधारण दृश्य था, रोजमर्रा का, सामान्य, और यह सब कुछ था। वह सब कुछ जो वह हमेशा चाहती थी, वह सब कुछ जो उसने कभी मांगने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने उसकी दूर की नजर को देखा। मेज के नीचे उसका हाथ पकड़ा, धीरे से दबाया। सीता मुस्कुराई। आंसू आने को थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। सब कुछ ठीक है, वह फुसफुसाई। पूरी तरह से। मन मन मन, उसने जवाब दिया। पूरी तरह से। दोपहर में जब खाने के बाद सब सो रहे थे, अर्जुन को सीता की पुरानी नोटबुक मिली। उसने सालों पहले लिखा था, जब निशा एक बच्ची थी और उसके पति की अभी अभी मृत्यु हुई थी। हे भगवान, मैं सिर्फ 3 चीजें मांगती हूं। मेरी बेटी का स्वास्थ्य, हमारे सिर पर एक छत, और कि कोई एक दिन हमें ईमानदारी से प्यार करे। अर्जुन ने नोटबुक बंद कर दी, भावुक हो गए। सीता ने बहुत कम मांगा, लेकिन अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया। उसने उसे बरामदे में सूर्यास्त को देखते हुए पाया। मुझे तुम्हारी पुरानी नोटबुक मिली, उसने कहा, वह पृष्ठ दिखाते हुए।
सीता ने पढ़ा और आंसू आखिरकार बह निकले। अल्लाह ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया जो मैंने मांगा था। नहीं, अर्जुन ने उसे गले लगाया। उसने तुम्हें ठीक वही दिया जिसके तुम हमेशा लायक थे, और वहां गले मिले। जबकि मुंबई पर सूरज डूब रहा था, तूफान से गुजरे दो दिलों ने आखिरकार शांति पाई, क्योंकि वे एक दूसरे के घर में थे।